हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद की एक्सरसाइज भी हम बाद में अपलोड करेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में समझते हैं असल में इस चैप्टर में है क्या। नंबर्स नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है। नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अगर इस नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। तो नंबर्स के बारे में आपको पता लग गया। अब रियल नंबर के बारे में देखते हैं जो ये चैप्टर है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं हमारे जो जिसे हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि p इज न्यूमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। इसमें एक कंडीशन और होती है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये एक इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनाइट नंबर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? p बाई क्यू की फॉर्म में। ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, ऐसे नंबर फॉर एग्जांपल √2, √5, √7, √11। पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। हम इसके बारे में आगे अभी और भी पढ़ेंगे। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन भी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। देखते हैं नंबर लाइन। इंटीजर लाइन आपको पता है, 0 1 2 3, ऐसे यहाँ पर इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3, नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर हम नंबर लाइन में भी शो कर सकते हैं। इसमें 1 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं, तो 1/2 इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बोल सकते हैं। ये भी एक रियल नंबर है और रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.414। तो 1.414 कहीं इस साइड आएगा, तो ये भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस का। इन दोनों को ही जब हम मिलाते हैं तो ये क्या क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो इस चैप्टर में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है थ्योरम में? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। पहले हम इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। प्राइम्स क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता है, जो नंबर या तो खुद से या सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे और भी नंबर हैं। अब अगर हम 2 का एग्जांपल लें, या तो ये 2 से ही डिवाइड हो सकता है या सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ये नंबर तो हो गए हमारे प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, आप ये कह लीजिए, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि 4, 6, 8। ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कौन से नंबर हो गए? ये नंबर हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। अब दोबारा से इस डेफिनेशन को देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर लाइक दिस 44 एंड 30, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। ये कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 44 को हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे पहले। हम जब भी बच्चों ध्यान रखिए, फैक्टर निकालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 2। तो 2 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 22 इज 44, 2 इंटू 11, 2 11 इज द 22, फिर 11। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम इसको इधर लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11। हम 30 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 30
2 15 से, उसके बाद 3 से करेंगे डिवाइड, 3 5 से, लिखते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस डेफिनेशन को दोबारा देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि 44 और 30 कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप देखिए ये नंबर जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हैं, यही ये थ्योरम कहती है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 44 एंड 30 कैसे निकलेगा इनका एचसीएफ? देखो बच्चों, जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम किसी दो नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे इन दोनों नंबर का जब हम फैक्टर करते हैं तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि कॉमन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 2 कॉमन है, मैं एक मिनट रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर 2 कॉमन है, यहां भी 2 है। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है और कम आ रहा है? कम मतलब यहां पर 2 यानी कि 2 दो बार आ रहा है, यहां पर 2 एक ही बार आ रहा है, तो इसका एचसीएफ होगा 2। क्या कोई और नंबर रिपीट हो रहा है 44 और 30 में? नहीं, तो एचसीएफ होगा सिर्फ 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है। एलसीएम ऑफ 44 एंड 30, सॉरी राइटिंग के लिए, हाँ देखिए एलसीएम में हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है और वो ज्यादा बार इसमें आ रहा है। जैसे कि 2, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और लेकिन ज्यादा बार कहाँ आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 के बाद कोई और नंबर कॉमन है? नहीं, लेकिन बाकी बचे हुए नंबर जो उससे बड़े नंबर है, जैसे कि 3 यहां आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। 5 यहां आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। और क्या बचा? 11 यहां आ रहा है, इसको भी ले लेंगे। यानी कि कॉमन, कॉमन में भी जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो, और बचा कुचा सब कुछ, ये होगा हमारा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर, जैसे कि 2, और वो भी जो सबसे कम आ रहा है। तो हम एलसीएम में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 2 टू जा 4 और ये आएगा हमारा 660। ठीक है, तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीख गए हैं। बाकी जब हम इसकी और भी एक्सरसाइज करेंगे तो इसको आप और अच्छे से भी कर लोगे। तो एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन? देखिए, रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था? एक नंबर था हमारा 44, दूसरा नंबर था हमारा 30। ये हमारे दो नंबर हैं। जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि हमारा एचसीएफ आ रहा था 2 और एलसीएम क्या आ रहा था? 660। ठीक है, करके देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई, क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। पहले हम इस साइड वाला कर लेते हैं। 660 मल्टीप्लाई 2, 200, 2 12, 1320, और इन दोनों को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1320। आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करिए कैलकुलेटर का यूज ना करें, क्योंकि जितना आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी, जो आपकी क्लास 10th के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक नंबर तो दे रखा है, जैसे कि इस केस में दे रखा था 44, एक मिनट, 44, दूसरा नंबर दे रखा था 30, आपको एलसीएम दे रखा है सपोज करिए 660, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए एचसीएफ क्या होगा। फाइंड करिए एचसीएफ क्या होगा। तो इस केस में मतलब आपका एचसीएफ नहीं दे रखा, तो आप इस रिलेशन से आप एचसीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 44 इंटू 30
ये 660 इधर मल्टीप्लिकेशन में हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ बचेगा एच सी एफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इसको सॉल्व करेंगे 2, तो एच सी एफ क्या है हमारा 2। देखिए एच सी एफ हमारा क्या आया था, तो आपने इस लेसन से एचसीएफ या एलसीएम या फिर कोई एक नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन और आगे जाके देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, उसमें हमने एक √2 की बात भी करी थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो √2 को √2 एक इरेशनल नंबर है और हमें यही सॉल्व करना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। हाँ, तो √2 ऑलरेडी इरेशनल नंबर है और हमें इसी को प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट। हम पहले एज्यूम करते हैं कि √2 रैशनल नंबर है। देखो पूछा क्या गया कि ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, बट हम क्या पहले एज्यूम करें कि ये रैशनल है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो जब हमने एज्यूम कर लिया है कि ये इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम √2 अगर रैशनल नंबर है तो इट मीन्स ये a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या होगा हमारा, को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम, और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए a रहेगा यहीं और b को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो गया √2b। अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, √2b² a स्क्वायर, तो ये होगा 2b² = a²। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको इधर भी करके दिखाता हूं। जो 2b² है, आप अगर इसको देखते हैं तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 2, और क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू का निशान है तो ये a² भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो बस हम यहां यही लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2, और इसी तरह a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इस लेसन से हमने ये निकाल लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब देखिए अगर a इज डिविजिबल बाय 2 है तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a इक्वल टू 2c, और c एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब a की वैल्यू होगी 2c। अब हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2b²। a क्या है, ये a था, a है हमारा 2c, हमने यहाँ 2c पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2b² = 2 × 2 = 4, 4c²। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो ये हो गया b² = 2c²। अब आप देखो ये वाली साइड, रेड पेन से शो कर देता हूँ, ये वाली साइड 2c² भी क्या 2 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल होगी, कट सकती है। तो जब राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होगी। वही हम यहाँ पर लिख देंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
ये होगा हमारा दूसरा रिलेशन। अब देखो बच्चों, हमने शुरुआत में क्या बोला था? हमने बोला था कि हम मान लेते हैं रूट टू इज इरेशनल, जो हमने माना भी था। और जब हमने माना था तो हमने साथ में एक लाइन और बोली थी कि ए और बी क्या होंगे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा कि ए और बी सिर्फ वन से ही डिवाइड होंगे और किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, किसी और से डिविजिबल नहीं हो सकते। बट इस रिलेशन में और इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि हम यहां लिख रहे हैं कि ए इज डिविजिबल बाय टू, यानी वन के अलावा वो टू से भी डिवाइड होगा। और यहां पर भी हम लिख रहे हैं बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, यानी कि हमने गलत एज्यूम किया था, हम हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। तो हम इसको यहाँ यहाँ पर यही लिखेंगे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? टू। तो इधर से हमें पता लगा है कि भाई साहब हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग है। सो द कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। देयरफॉर, यहां पर लिख देते हैं, देयरफॉर रूट टू इज irrational। देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ इसको रटते हैं, इस वजह से कई बार एग्जाम में भूल भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रखना है। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। बाकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।